सभी को नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आप सब लोगों को मैंने जब पढ़ाया था, जैसा कि थर्ड लेसन एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो पाठ को आज मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आज थर्ड पार्ट आज आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ से मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ से अब मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्योसा की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन की बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसंग तशरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेर्पा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेर्पा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर पर पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। बच्चों, आप सबको पता है, मैंने पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को, ये यहाँ तक जो आज मैं पढ़ा हूँ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिस तरह से लोगों ने ये लोग पूरा दिन अपना चढ़ाई में लगाते थे। जब ये अपना चढ़ाई में लगाते थे तो ऑटोमेटिकली उनको ऐसा लगता था कि पूरा थक जाते थे ऑटोमेटिकली। जब ये लोग थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी तो होती ही रहती है, तो इमीडिएटली वो सो जाते, खाना कुछ खा लेते हैं तो सो लेते हैं। जब ये लोग जितना सोते हैं उतना ही उनको ऐसा लगता था कि फिर सुबह उठने में अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है, अचानक उनके पास ल्हासा की ओर से एक बर्फीली टुकड़ा जो है उनके और बहुत तेज़ी से आके इनके सरों के जैसा कुछ पड़ा हुआ जैसा लगा। हाँ, ये बात सही है, सब लोगों को थोड़ा बहुत कुछ परेशानी तो ज़रूर हुई है, लेकिन यह परेशानी होने के बावजूद भी वो लोगों को वहाँ पर कोई मरे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी घायल से ही सीमित रह गए हैं। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्हासा क्लोसिस से टूट कर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपात बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ें के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। मैंने कहा था ना, ये पहले से ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हो पाई। ये खुशी की बात है। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे
तंबू को रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ न था। मृत्यु बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमें बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। जैसे कि थोड़े लोग बर्फ़ में घुस गए थे, थोड़े लोग बहुत परेशानी में थे, तो सब लोग यह सोचा है, सब लोग यह बताया है कि कुछ भी हम कर देते हैं, कुछ भी हम कह देते हैं, तो यहाँ पर सब लोग जीना है, सब लोग अपना काम करना है, आगे बढ़ना है, इसलिए हम बहुत कुछ करना है। इस तरह से सोचते हुए कवयित्री ने कह रही है किसी भी हाल में हम सब लोग बच गए, हम थोड़े थोड़े चोट लगे तो ज़रूर है, लेकिन क्या करें, इस तरह से कहते हुए आगे बढ़ती है। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पार पहुंच गए थे। जिस सरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्द में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। जब सरपा को पैर टूटा था, पैर के अंतड़ी टूटा था, फिर भी उसको ऊपर से स्ट्रेचर पर यहाँ नीचे लाके उसको जो काम करना था वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि किसी को भी कुछ भी परेशानी हो जाती है तो वो परेशानी से दूर करने के लिए ये जो हमारे जो चीज़ होते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि जब अत्यावश्यक जो काम होना है तो वहाँ पर सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मतलब ये दल जो होते हैं, ये दल पूरे कोई भी परेशानी में रहता है तो एक दल उनके साथ रहता है, एक दल जो होता है कि ऊपर पर चढ़ने का दल एक होता है, उनको नीचे लाने का दल एक होता है। इस तरह से हर तरह से भी हर एक दल को भी उन्होंने अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक दल डॉक्टरी दल होता है, एक दल ऊंचे चढ़ाई के वाले दल होता है, और इस तरह से एक दल उनको खाना पकाने वाले की रसोई घर की दल होती है। इस तरह से एक काम करते हैं तो हम लोग तो उसको पूरा का पूरा हम उसको देखना होता है, तो जांच पड़ताल करना पड़ता है। इस हर तरह से भी अपना अपना हिसाब से आगे बढ़ना होता है। ये तैयारी पूरी होनी ज़रूरी होती है जब हम शिखर यात्रा करते हैं। तो सभी 9 पुरुष सदस्य को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जब सब लोगों ने खुल्ला ने जैसा हड्डियाँ टूटी थी, किसी को कैंप को भेज दिया था, तो कर्नल साहब खुल्लर ने कहा कि मेरे और देखकर, जैसा कि कवयित्री हमारे जो कवयित्री जी है जो लिखा है इस लेसन को, उनसे कहते हैं कवयित्री से वहाँ के कर्नल साहब ने, कर्नल साहब का कहना है क्या भैया आप कुछ डर गई है? तो उन्होंने क्या कहता होगा देखेंगे। हाँ, बेचैंद्री पार से कहती है, कर्नल साहब कहते हैं कर्नल साहब कि आप डर गई है? तो कवयित्री कहती जी हाँ मैं डर गई हूँ। क्या तुम वापस जाना चाहेगी? क्या तुम वापस घर जाना चाहती हो? ऐसा कर्नल साहब पूछते हैं। नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं मैं घर को नहीं जाऊंगी। इस तरह से किसी भी हिचकिचाहट के बगैर उन्होंने कहा था कि मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ, कहकर कवयित्री ने यह सब कुछ कह देती है।
और नहीं मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। किसी भी डर के वजह से, किसी झिझक कर, किसी नहीं डर के हाँ मैं जाना चाहती हूँ बोल के कहती है कवयित्री ने। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि मैं साउथ कोल को पहुँच गई थी, अगले दिन ही मैं अपना काम शुरू कर दी थी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किया। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। जैसा कि उनके वो कभी गर्म पानी गर्म कर रही थी उनके गैस सिलेंडर के साथ कवयित्री जी ने। उनके फ्रेंड्स जो है वो पीछे आ रहे थे। जैसे शिखर की यात्रा उतना आसान नहीं होती है भैया। जब भी हम शिखर की यात्रा कर लेते हैं, वो शिखर यात्रा उतना आसान नहीं होती है। जब उस शिखर यात्रा को हम देख लेते हैं, उस शिखर यात्रा हम कर लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ये सब तैयारियां करना पड़ता है। ये सब करते हुए कवयित्री कहती है बेचेंद्री पाल जी ने कि मैं जब आगे बढ़कर यहाँ तक आके पानी गर्म करके पी रही हूँ, वो लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं आज आराम करेंगे, कल फिर उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन उन लोग बिना ऑक्सीजन के वजह से आ रहे हैं और उनके साथ कुछ है नहीं, उनके पास बहुत बोझिले चीज़ें हैं। बहुत बोझिले चीज़ की मतलब वो होता है बहुत सारे भारी चीज़ें हैं कहकर कहती है। वो जो भारी चीज़ें जो होती है वो लेके आने में ऑब्वियसली बहुत मेहनत होती है, बहुत कठिन होती है, बहुत कष्ट तो होता ही है। दोपहर बाद मैंने अपने दल को दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से एक दूसरे के गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी की ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलता था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। जैसा कि उन्होंने चढ़ते हुए उनके साथियों को हेल्प कर रही थी, उनके साथियों को हेल्प करते हुए और उनके फ्रेंड्स को हेल्प कर रही थी। इस तरह से हर एक को अपना अपना हेल्प चल रहा था। अपना अपना हेल्प चलते हुए उन्होंने आगे बढ़ रही थी, चाय पी रहे थे, चल रहे थे, आगे बहुत बहुत कुछ चल रहा था। फिर भी उनका ठिकाना जो होता है, उनका जो चलन जो होता है वो कहीं नहीं रुकती है। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? बेचेंद्री तुम इतनी बड़ी कष्ट क्यों ली है? बल्कि उन्होंने कहता है बेचेंद्री से। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए हम दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करना चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। जैसा कि उन्होंने कहा था हम आ रहे थे, तो आप इतना परेशानी क्यों लेती हो बेचेंद्री? कहता था कहाँ है। लेकिन मैंने उनसे कहा कितना भी मेहनत लगो, कितना भी कष्ट लगो,
हम जो काम करना था हम कर रहे थे, हमें शारीरिक रूप से बहुत घट थे, बहुत तंदुरुस्त थे, तो हम किसी को हेल्प करने में असमर्थ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से कहते हुए कवयित्री बेचेंद्र जी ने कहती हैं, हाँ, मैंने जो कुछ भी सोचता हूँ, मैंने जो कुछ भी कहती हैं, हम जिस तरह से आगे बढ़ते हैं तो मेरे साथ मेरे साथी लोगों को भी आगे बढ़ाना है, कहकर इन्होंने बहुत प्यारी ढंग से अपना जवाब देती है। बाद में अच्छे जल उन्होंने पीते हैं, उनके फ्रेंड को देती है, वो पी लेते हैं। पीने के बाद उन्होंने फिर सब मिलके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से फ्लोटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्धि थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल जो होता है पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कठिन जगह होता है। वो प्लेस का नाम है साउथ कोल बोल के, वो हिमालय में है। तो उस पर चढ़ना, उस पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे परिस्थितियों में भी वो लोग वहाँ पहुँचना है, वहाँ से आगे बढ़ना है। ये सब कुछ जो होता है ना, ये बहुत आत्मनिर्भरता से, आत्मनियंत्रित्व से, खुशी से, मेहनत से, प्यार से ही किया जाता है ये सब काम। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। जैसा कि वहाँ पर बर्फ़ को थोड़ा पिघला जाता है तो पानी बन जाता है। जब वो पानी बन जाता है तो चाय वाय बनाई जाती है और चॉकलेट और बिस्किट्स खा ले के अपना नाश्ता, थोड़ी सी नाश्ता हो जाती है वहाँ पर। इस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती है। तो कहने का मतलब है, तो बहुत घरों में जैसा होता है वहाँ नहीं होता है। तो एक आशय लेकर चलते हैं तो उस आशय के लिए हम बहुत मेहनत करना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगदोजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इससे कारण इसको पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई और लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना जाता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। जो कभी भी उन्होंने, जैसा कि अंगदोजी नामक यात्री हैं, वो कभी भी ऑक्सीजन रख के नहीं चलता था एवरेस्ट शिखर पर, इसलिए उसको कभी नीचे आना पड़ता था, कभी दूसरी जगह बैठना पड़ता था। ऐसा थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। वो फिर लौट जाना था, ऐसा फिर भी वो ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं आ पाते थे, ज़्यादा अंधेरे तक नहीं रह पाते थे। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। वह तुरंत की चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। अंगदोजी कहते हैं वो तुरंत उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। तो जब अंगदोजी ने कहते हैं कि वो उनके साथ जो होता है आगे जाना चाहते थे, जैसा कि वो जैसा कि कवयित्री बेचेंद्री जी आप मेरे साथ क्या आ सकती है, ऐसा पूछते हैं। तो एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी की जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। एक ही दिन में श्रमकोल के पास जाना और साउथ कोल के पास जाना फिर आना बहुत मुश्किल होता है, श्रमसाध्य होता है कहती हैं। इसके अलावा यदि अंगदोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने के भी जख्म था। जब अंगदोजी को पैर ठंडे पड़ जाते उसको परेशानी थी, फिर उसको कुछ परेशानी होती तो आगे आना भी कठिन था उसके साथ। मुझे फिर भी अंगदोजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी।
अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी अंग्रेजी के साथ मैं जाने के लिए तैयार थी, उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास था। फिर भी कोई अपने आप को एक दूसरे से सामने जाना कोई पसंद नहीं करता था। फिर भी बहुत कठिनाई के साथ एक नहीं जा सकते थे। फिर भी हम कोशिश करते हैं, मैं जाने के लिए कोशिश करूँगी बोल के यहाँ पर कवयित्री कह रही है। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढालक चट्टान इतनी सख्त और भरभरी थी मानो शीशों की चादरों बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। जैसा कि कवयित्री जी ने एक जगह वो जाना चाहती थी तो वहाँ पर बहुत परेशानी होती थी। जो फावड़ा लेकर उसको खोदना पड़ता था, उसको निकालना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में भी मैं कभी किसी से हटली नहीं है। बहुत सावधान से, बहुत अच्छे से अपना जो काम करना था उसको मैं करके आती थी। हर एक विषय में सावधान लेती थी। ये सब ज़रूरतमंद कामें करती थी, इसलिए मैं पर्वतारोहण कर सकी, ऐसा कहती है कवयित्री जी ने। और यहाँ तक मैं रोकता हूँ और आगे पार्ट 4 कल पढ़ाता हूँ। बच्चों, आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई, जैसा कि ये लेसन थोड़ा लंबा लेसन है, शायद पार्ट 5 भी हो सकता है, पार्ट 6 भी हो सकता है, ये पार्ट 3 है। चलिए, आपको समझ में आना ही मुझे चाहिए। आपको जितना अच्छे से पढ़ाता हूँ। आपको जहाँ भी डाउट्स होते हैं, जैसे जहाँ भी प्रॉब्लम परेशानी होती है तो ज़रूर हमें पूछिए, ज़रूर हमको व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए। ज़रूर हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है दे देंगे। और जो भी कहना है था आपको, जो भी आपको हमारे लेसन्स के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो फ़ोन भी कर सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपको डाउट क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमेशा के लिए उत्सुक रहूँगा। बच्चों, ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप इतना आदर कर रहे हो, इतना लाइक कर रहे हो, इतना शेयर कर रहे हो, तो आपको सही में बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आज तक यहाँ तक हम यहाँ लेसन को रोकते हैं। कल पार्ट 4 को शुरू करते हैं। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से धन्यवाद देते हुए थैंक यू वेरी मच।